हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही ऑफिशियल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि इस सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं में हम किसी दिन विशेष के इतिहास के बारे में बातें कवर करते हैं। जैसे कि आज 20 सितंबर है, तो 20 सितंबर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, आज के दिन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां आज के दिन इस संसार को छोड़कर चली गई, उनका भारतवर्ष में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है, वो सब बातें कवर करते हैं। नाम ही हमने यही रखा है इस कक्षा का, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज, यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन चलती है, एवरी डे चलती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कह दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके इन क्लासेस की। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 20 सितंबर। तो आपको पता है 20 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? नाम से ही पता चल गया होगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि जिसे हम आरपीएफ के नाम से जानते हैं, आरपीएफ की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। इसी वजह से आरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है आज ही के दिन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, किस साल हुई, तो आप कहेंगे 1985 में हुई थी। 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ की स्थापना हुई। आरपीएफ के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आर यानी कि रेलवे, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, फोर्स यानी बल, रेलवे सुरक्षा बल, ये हमारे भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बलों में से एक है। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार है। ठीक है ना? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में जो रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा इसी रेलवे सुरक्षा बल के पास होता है। भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना भी इन्हीं का दायित्व है। किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना भी इनका ही काम होता है। तो आज इनका पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रेलवे के अधिकारियों को जो भी यहाँ इस बल में शामिल होते हैं। चलिए अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ करंट अफेयर से संबंधित बातें भी हम कवर करेंगे। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। नाम इनका क्या है? इनका नाम कैलाश चौधरी है। कैलाश चौधरी का आज जन्मदिन है। मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ये एक नेता हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ। तो इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? ये कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 30 मई 2019 को इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं। लेकिन हमारे लिए अगर बात करें ये कहां से सांसद बने थे इससे पिछले प्लान में, तो राजस्थान के बाड़मेर से ये
लोकसभा के सांसद बने थे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, ये कौन से मंत्रालय में राज्य मंत्री थे? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। लेकिन मैं आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्तमान समय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बड़ा सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है ये। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार किसको सौंपा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर इसमें आपने लिखा होगा, राज्य मंत्री के बारे में पूछा गया आपसे, तो नाम इसमें आएगा रामनाथ ठाकुर का। रामनाथ ठाकुर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला हुआ है रामनाथ ठाकुर ने। इसमें ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक है, इस वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कौन है, तो मूल रूप से कैबिनेट मंत्री इसमें कौन है? तो फिर आप नाम लिख देंगे, किसका नाम आएगा? शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान वही हैं जो इनसे पहले मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री बने हुए थे। और अब ये क्या हैं? अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार भी है, इसके साथ साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार भी है। तो रामनाथ ठाकुर जो हैं उनके पास इस मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार है। वहीं जब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है जयंत चौधरी का, जयंत चौधरी भी राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। कौन से मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं? तो एक मंत्रालय का नाम मैं लिखता हूं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इस मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं ये, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें इनके बारे में, भागीरथ चौधरी, भागीरथ चौधरी वर्तमान में कौन से मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हुए हैं? तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इनके बारे में ऑप्शन में बता दीजिएगा, क्या नाम आएगा? ठीक है, अनुप्रिया सिंह पटेल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अनुप्रिया सिंह पटेल जो हैं वो राज्य मंत्री की भूमिका में हैं। और राज्य मंत्री कौन से मंत्रालय में है? तो आपको लिखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसके साथ में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बारे में भी आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। जयंत चौधरी जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय में भी, ये तो इसके तो वो कैबिनेट मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्रालय में ये क्या हैं? राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं जयंत चौधरी। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, ये हो गया इनका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और ये इनका हो गया सिंपल राज्य मंत्री। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बातें कवर कर लेते हैं जयंती के बारे में, जिनकी आज जयंती है। तो ये चेहरा आपने शायद देखा होगा, अजीत राम वर्मा। अजीत राम वर्मा के बारे में आपको एक क्वेश्चन बताना है, फिर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इनके बारे में। अजीत राम वर्मा हमारे भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है। इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। क्या आप बता सकते हैं इनको पद्म भूषण से भारत सरकार ने कब सम्मानित किया? तो अगर आपने 1982 लिखा होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अजीत राम वर्मा के बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ। हमारे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अजीत राम वर्मा का जन्म लखनऊ में हुआ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है और इसे नवाबों की नगरी कहा जाता है।
इनकी मृत्यु 4 मार्च 2009 को हुई थी। ये हमारे भारत के क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे। इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, आत्माराम पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इनके बारे में थोड़ी बातें और भी आप जान लीजिए। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलो जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके बारे में। शायद आपने इनका भी नाम सुना होगा। चलो फिर इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। नाम इनका नाना साहेब परुलेकर था। ये मराठी दैनिक समाचार पत्र सकाल के संस्थापक संपादक थे। तो आप ये बताइएगा कि ये समाचार पत्र कब शुरू किया गया था। जल्दी से आपको बताना है। अगर लिखा होगा आपने 1932 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। क्या नाम है इनका? नाना साहेब परुलेकर। नाना साहेब परुलेकर की आज जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर, यानी कि आज ही के दिन इनका जन्म 1897 में हुआ, जो कि एक भारत के प्रसिद्ध पत्रकार थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1973 को हुई थी। ये फाउंडिंग एडिटर थे सकाल नामक मराठी न्यूज़पेपर के, और वो सकाल नामक मराठी न्यूज़पेपर डेली आता था, यानी कि दैनिक समाचार पत्र था वो। और साथ में कहा जाता है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन भी रहे थे। इनके बारे में थोड़ा आप जानकारी हासिल कर लीजिए। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण जो कि हमारे भारत का कौन से नंबर का सम्मान है, तो आपको लिखना है कि वो तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण। अब चलो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनका भी नाम आपने सुना होगा। नाम इनका है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा के बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म किस शहर में हुआ था? इनको हम श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जानते हैं। इनका जन्म किस शहर में हुआ, ये आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा ना आगरा, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 20 सितंबर को। 20 सितंबर को ये जन्मे थे। और ये बात कब की है? ये 1911 की बात है जब इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 2 जून 1990 को हुई थी। ठीक है। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर ये जन्मे थे। और हरिद्वार में इनकी मृत्यु हुई। हरिद्वार कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना इन्होंने की थी। उसके ये संस्थापक थे, उसके ये संरक्षक थे। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की स्थापना किसने की? तो इनका नाम आप लिख देना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी सहभागिता थी। तो ये एक अच्छे समाज सुधारक भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये भी नाम आपने जरूर सुना होगा, ए नागेश्वर राव। ए नागेश्वर राव जो हैं, उनकी आज जयंती है। हम इन्हें क्यों याद कर रहे हैं? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हुए हैं। फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ ये फिल्मी दुनिया में निर्माता भी हुए हैं। ठीक है ना। तो पहले चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता थे ये, यानी कि जो फिल्में तेलुगु भाषा में बना करती हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री में ये अभिनेता थे, एक एक्टर थे। और फिल्म निर्माता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। कला के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो क्या आप बता सकते हैं भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? जल्दी से बताएं।
अगर लिखा होगा आपने 2011 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पद्म विभूषण जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये पुरस्कार इनको 2011 में मिला था। ए नागेश्वर राव के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 20 सितंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कृष्णा जिला पड़ता है एक आपका, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और इनकी मृत्यु 2 जनवरी 2014 को हुई थी। और आपको पता है इनकी मृत्यु हैदराबाद में हुई। 2014 से पहले हैदराबाद भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में तेलंगाना अलग राज्य जब बना दिया गया तो हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। तो वर्तमान की दृष्टि से ये हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में है। ए नागेश्वर राव को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। वो बात है 1990 की। 1990 में इनको सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे हम कहते हैं दादा साहब फाल्के सम्मान। क्लियर हुआ? चलिए जी, अब हम बातें कवर कर लेते हैं इनके बारे में। इनका तो चेहरा आप जरूर जानते होंगे। ये चेहरा आपने एक सीरियल में देखा होगा। एक सीरियल चला करता था प्रतिज्ञा नाम से, मन की आवाज प्रतिज्ञा। ठाकुर सज्जन सिंह के रोल में ये बड़े सटीक बैठे थे और वहीं से इन्होंने अपना नाम कमाया था। 20 सितंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अगस्त 2021 को मुंबई में हुई थी। और ये मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का जन्म किस राज्य में हुआ? अगर आपने इसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जन्मे थे ये? प्रतापगढ़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो मूल रूप से अनुपम श्याम ओझा प्रतापगढ़ से बिलोंग करते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मन की आवाज प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाई। इसके अलावा इन्होंने कई मूवीज में भी काम किया था, जैसे कि सत्या, दुश्मन, दस्तक, संघर्ष, लगान, वांटेड, मुन्ना माइकल, इस प्रकार की मूवीज में भी काम किया था। लेकिन टीवी जगत में इनको एक अहम रोल मिला था उस सीरियल से। कृष्णा सिंह के पिता बने थे, पता होगा आपको। मीम्स भी बनते रहते हैं, अभी मीम्स चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, इनको ध्यान में रखते हुए। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? प्रभा खेतान। प्रभा खेतान को क्यों याद किया जाता है हमारे भारतवर्ष में? ये हमारे भारतवर्ष की एक बेहतरीन उपन्यासकार रही हैं। एक भारत की प्रसिद्ध लेखिका के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनका जन्म 1 नवंबर 1942 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2009 में हुई। ठीक है ना? तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रभा खेतान द्वारा लिखा नहीं गया है? जो इनके द्वारा लिखा नहीं गया है वो आपको टिक कर देना है, जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें लिखा होगा माई तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये रचना इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखित हैं। उपन्यास जैसे कि एक उपन्यास इनका है आओ पेपे घर चलें, अपने अपने चेहरे, ये भी इन्हीं के लिखा हुआ है। एक रचना इनकी आती है स्त्री पक्ष, ये भी इनका एक उपन्यास है। एक अग्नि संभव नाम से भी है और एक इनका उपन्यास था तालाबंदी। ठीक है, तो ये भी उपन्यास लिखा हुआ है इनका। 3 ये रहे और 2 मैंने यहां पर लिखवा दिए हैं। 5 उपन्यास मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने कविता संग्रह भी लिखे, जैसे कि अपरिचित उजले, एक और आकाश की खोज में, कृष्ण धर्मा में, तो वो भी इनके क्या हैं?
रचनाओं के अंतर्गत आएगा। कई पुरस्कारों से इनको भी सम्मानित किया गया था, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रभा खेतान के बारे में, तो प्रतिभा की धनी थी ये महान लेखिका प्रभा खेतान, जिनकी आज पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये भी आपने नाम जरूर सुना होगा, कनकलता बरुआ। जब आपने इतिहास की बातें कवर की होंगी तो आपने कनकलता बरुआ का नाम भी जरूर सुना होगा। इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को हुआ था, ठीक है ना। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। कनकलता बरुआ रिक्त स्थान की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जो असम से बिलोंग करती थी और जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका नाम था कनकलता बरुआ। असम में इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1942 में हुई। और आपको पता है आज ही का दिन था वो जब इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत की ऐसी शहीद पुत्री जो आप कह सकते हैं महान वीरांगनाओं में से एक थी। ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हमारे भारतवर्ष में जन्म ले चुकी हैं। कुछ के बारे में हमें पता है लेकिन कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, कनकलता बरुआ, ठीक है ना। तो ऐसे वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं। यहाँ पर आप ये एक स्टैचू देख रहे होंगे। चलिए जी अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? एनी बेसेंट। इतिहास जब आप कवर करते हैं तो एनी बेसेंट का जिक्र भी बहुत बार होता है। आपने इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल भी की होगी। एक क्वेश्चन बता दीजिए इनके बारे में, एनी बेसेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत लिखा है वो टिक करना है आपको। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, हमें ये टिक नहीं करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है, तो ये भी हम टिक नहीं करेंगे। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, ये गलत लिखा हुआ है, इस वजह से हम यही टिक कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फिर ये जो स्थापना किसने की थी, तो स्थापना का श्रेय इनको नहीं दिया जाता है। जब हम बात करते हैं ये तो बहुत बाद में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। हाँ, वो बात अलग है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हिस्सा बनकर ये भारत में 1893 में आई थी, लेकिन भारतीय दर्शन को ये समझने लगी, भारतीय दर्शन इनको पसंद आया और फिर यही भारत में ही रहने लगी थी ये, है ना। एनी बेसेंट 1893 में भारत में आई थी। थोड़ा सा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था लंदन में, और लंदन आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड आपको पता है यूके का हिस्सा है। वहीं जब हम बात करें एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई थी, 20 सितंबर 1933 को इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। 1916 में इन्होंने मद्रास क्षेत्र से होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एक बेहतरीन लेखिका थी और मेनली ये एक आयरिश महिला थी। और फिर भी इनको आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1917 में। 1917 का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका मिला था एनी बेसेंट को। इससे पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी, तो पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर नाम किसका लिखेंगे आप? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर नाम आता है सरोजनी नायडू का।
सरोजनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता की थी। 1925 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, उस कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी उन्होंने। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है ना। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनी बेसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एनी बेसेंट को मां वसंत कहकर देशवासियों ने क्या किया था? इनका सम्मान किया था। और महात्मा गांधी ने इनको एक उपाधि दी थी, इनको वसंत देवी कहा था। इनको वसंत देवी कहकर किसने पुकारा इनको? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। नारी मुक्ति की ये समर्थक थी, एक अच्छी लेखिका थी। तो जाहिर सी बात है कुछ रचनाएं भी इन्होंने लिखी होंगी। एक रचना इनकी आती है डेथ एंड आफ्टर। तो ये रचना किसके द्वारा लिखित है? एनी बेसेंट की। इन द आउटर कोर्ट, ये भी रचना इनकी लिखी हुई है। द सेल्फ एंड इट्स थीसिस, तो ये रचना भी किसकी है? एनी बेसेंट के द्वारा लिखित है। भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म से ये बेहद आकर्षित हुई थी और भारत में रहने लगी। भारत में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो और भी ज्यादा गहराई में इनके बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है इनके बारे में। चलिए जी, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद बरकतुल्ला। मोहम्मद बरकतुल्ला के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं थोड़ी। 7 जुलाई 1854 को जन्म हुआ था इनका। कहां पर? भोपाल में। भोपाल तो आपको पता है एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर जन्मे थे ये। मोहम्मद बरकतुल्ला की मृत्यु 20 सितंबर 1927 को हुई थी। कहा जाता है कि ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सर्व इस्लाम आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले ब्रितानी साम्राज्य विरोधी ये क्रांतिकारी थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना अधिकांश जीवन का हिस्सा विदेश में बिताया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में इनका अहम योगदान माना जाता है। और महेंद्र प्रताप सिंह के साथ इन्होंने जब संपर्क किया तो वहां पर इन्होंने विदेश में जाकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। महेंद्र प्रताप सिंह से ये मिले कब थे? 1915 के आसपास की बात है। फिर महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी अफगानिस्तान में। उसमें इनकी भी अहम योग मतलब क्या रही थी? अहम हिस्सेदारी रही, भागीदारी रही, आप ऐसा कह सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वो इस अस्थायी सरकार की तरफ से राष्ट्रपति बने। और जब हम बात करते हैं मोहम्मद बरकतुल्लाह के बारे में, बरकतुल्लाह इस अस्थायी सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। और ये कहां पर सरकार बनाई गई थी भारतीयों के द्वारा? अफगानिस्तान में बनाई गई थी, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ जो गदर लहर चल रही है उसमें भाग ले सकें। ठीक है, तो ऐसे थे बरकतुल्ला, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक। ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका आपने सुना होगा, नारायण गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हमारे भारतवर्ष में। इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत के महान संत और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? अगर आपने यहां पर लिखा होगा जल्दी जल्दी से बता दीजिए। केरल अगर आपने लिखा है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 28 अगस्त 1855 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 20 सितंबर 1928 को। भारत के महान संत हुए और साथ में एक अच्छे समाज सुधारक थे, समाज सुधारक। जब आप कन्याकुमारी में जाएंगे तो कन्याकुमारी में मारुतवन पहाड़ों की एक गुफा में इन्होंने तपस्या की थी, उसी क्षेत्र में। तो आपको वहां पर वो दिखाई देगा, वो क्षेत्र जहां पर इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है ना, 1855 में ये जन्मे थे।
तो थोड़ा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी समाधि भी बनी हुई है केरल में। केरल में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से इनकी एक समाधि भी आती है। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया, ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई भेद ना रहे। सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया था। ऐसे थे नारायण गुरु, जिनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलिए जी, आज तक हम यहीं पर रखेंगे इस कक्षा को। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। आप सर्च भी कर सकते हैं edurohi24। अगर सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।